माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत ही उत्साह भरे कार्यक्रम में जो आज हम चौपाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नेरवा में यहां पर आयोजित कर रहे हैं, हमारे बीच में जिनका भी आपने संबोधन सुना, आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई बलवीर वर्मा जी, जिनको हम बिट्टू के नाम से ज्यादा जानते हैं, हमारे बीच में हमारे पार्टी के साथी भाई शशिधर शर्मा जी, हमारे बीच में यहाँ पार्टी के हमारे साथी श्री सुरेंद्र जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे बीच में जो समाज सेवा में बहुत बड़ी रुचि रखती हैं और आज हमारे मंच पर यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सब लोगों के लिए आने वाले समय के लिए सहयोग देने के लिए हमारे बीच में हैं सुश्री दिव्या जी, डिप्टी कमिश्नर आदित्य नेगी जी, एसपी मोनिका जी, पंचायती राज संस्थाओं के हमारे सभी चुने हुए प्रतिनिधि मंडल के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष, भाई मंगल राम शर्मा जी, महामंत्री वीरेंद्र जी, महामंत्री प्रताप जी, जिला परिषद के सभी सम्मानीय सदस्यगण, पंचायती राज संस्थाओं के हमारे सभी सदस्यगण, ब्लॉक समिति के सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण और यहाँ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, एक बार फिर से आज चौपाल विधानसभा क्षेत्र में आना हुआ है और आप सब लोगों ने यहाँ गर्मजोशी के साथ हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सबका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के इस 5 वर्ष के कार्यकाल में ये चौपाल हमें अपने करीब दिखा, अपने साथ दिखा, सहयोग देता रहा, उसके लिए भी मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और यहां मुझसे पहले हमारे साथी ने जिस प्रकार से कहा, यह कार्यक्रम थोड़ा अलग तरह का कार्यक्रम है। अलग तरह का इसलिए है, आज से पहले हिमाचल प्रदेश में हम नेताओं और अभिनेताओं का सम्मान भी करते हैं और करना भी चाहिए, मैं इस बात को भी सहमत हूं, जिनका हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने में एक योगदान रहा है, वो सभी सम्मान के अधिकारी हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार करने के लिए आज तक हिमाचल के गठन के बाद, हिमाचल बनने के बाद 75 वर्षों में कोई मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में नहीं गया। मैं उस काम के लिए आप सबके बीच में आया। हिमाचल आगे बढ़ा है, कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ा है, लेकिन हिमाचल को आगे बढ़ाने में जिन लोगों का योगदान है, उनको ये श्रेय जाना चाहिए, उनके लिए ये श्रेय समर्पित करना चाहिए। ये हमारे मन का भाव है। इसलिए हमने कहा कि हिमाचल के गठन के 75 वर्ष की इस यात्रा में मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में जाऊंगा, 68 के 68 विधानसभा क्षेत्र में जाऊंगा
और सार्वजनिक मंच से हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों का अभिनंदन करूंगा, उनका धन्यवाद करूंगा। और आज मैं चौपाल विधानसभा क्षेत्र में आप सबका आभार करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए यहां पर आया। आमतौर पर यही होता है, मेरी पार्टी का नेता आएगा तो मैं कहूंगा कि मेरे नेता ने ज्यादा किया, दूसरी पार्टी का नेता आएगा तो वो कहेगा कि हिमाचल को बढ़ाने में मेरे नेता का ज्यादा योगदान रहा। और हम उसमें किसी कंट्रोवर्सी में भी जाना नहीं चाहते। हम कह रहे कि सबका योगदान, लेकिन नेताओं का जिक्र तो मंच पर से होता है, लेकिन मेरी जनता का जिक्र कभी मंच पर से नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों का, एक मजदूर का हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने में योगदान रहा है, एक किसान का अपना योगदान रहा है, एक बागवान का अपना योगदान रहा है, एक कर्मचारी का अपना योगदान रहा है, एक अधिकारी का अपना योगदान रहा है। कभी तो वक्त ऐसा भी आना चाहिए जिन लोगों ने कुछ नहीं कहा इस प्रदेश, ये प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए, मैं इस पर क्या सहयोग दे सकता हूं, क्या मदद कर सकता हूं, इस भाव के साथ साथ तो हमने ये कार्यक्रम पूरे हिमाचल प्रदेश में, इसलिए हिमाचल की जनता के लिए समर्पित किया है। और आज इसीलिए मैं आपके विधानसभा क्षेत्र में आकर के आप सबका आभार करता हूं और आने वाले समय में हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार का बहुमूल्य योगदान आप सबका रहा है, उसके लिए अपील भी करता हूं, निवेदन भी करता हूं कि वो भी हमको अभी तक आने वाले समय में हमेशा देते रहें। यहां बहुत कम लोग होंगे जिनको हिमाचल प्रदेश के उस इतिहास की जानकारी है। जब हिमाचल बना था तो हिमाचल प्रदेश में मात्र 4 जिले थे। एक जिला चंबा का था, एक जिला मंडी का था, एक जिला सिरमौर का था, एक जिला महासुर का था। आज हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, इसको सब जानते हैं, 12 जिले। लेकिन जब हिमाचल बना था उस वक्त क्या, ये हमको आने वाली पीढ़ी, जो हमारी नई जनरेशन है, उसके सामने ये पक्ष रखना पड़ेगा। हिमाचल का इतिहास उनको जानना चाहिए। जब हिमाचल बना था उस वक्त हिमाचल की आबादी 11 लाख थी। आज मेरे हिमाचल की आबादी 70 लाख से ज्यादा। जब हिमाचल 15 अप्रैल 1948 को बना था उस वक्त हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 4.8 थी और आज मेरे हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर केरल से पीछे नहीं, केरल के बराबर है। अब 90% से भी ज्यादा साक्षरता दर में पूरे देश भर में आ गई। जब हिमाचल बना तो उस वक्त हिमाचल में सड़कों की लंबाई 228 किलोमीटर थी और आज मेरे हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई 39,500 किलोमीटर। कठिन परिस्थितियां, जहां काम करना कठिन, जहां रहना कठिन, उस प्रदेश को अगर आगे बढ़ाने के लिए योगदान रहा तो हिमाचल प्रदेश के सभी मेहनत से भाई बहनों का रहा है। हमसे पहले आपने यहां पर वो डॉक्यूमेंट्री देखी होगी जिसमें आपने इस बात को भी देखा कि हिमाचल प्रदेश के जो मुझसे पहले जो मुख्यमंत्री रहे उनका भी हमने जिक्र किया है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, जिनमें हिमाचल प्रदेश के नाते उनको हिमाचल निर्माता के नाते जाना है, हमने उनका भी जिक्र किया है। हमने ठाकुर रामलाल जी का भी जिक्र किया है, हमने श्री वीरभद्र सिंह जी का भी जिक्र किया है, हमने श्री शांता कुमार जी का भी जिक्र किया है और हमने श्री प्रेम कुमार धूमल जी का भी जिक्र किया है। स्वाभाविक अपने अपने समय में सब लोगों ने काम किया, सब नेताओं ने काम किया है प्रदेश को आगे बढ़ाने। इसलिए उनका भी आभार व्यक्त करते हैं और उसके साथ साथ तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज अगर हिमाचल प्रदेश पूरे देश के नक्शे में एक अलग पहचान के साथ खड़ा है, उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान है वो हिमाचल के हमारे मेहनत से भाई बहनों का है।
आज मैं आपके इस क्षेत्र में आया, चौपाल विधानसभा क्षेत्र, जो क्षेत्र मुझे अपने क्षेत्र की तरह लगता है, दिखता है, बिल्कुल वैसा है जैसा वह। जहां की मुश्किलें मेरे सराय के क्षेत्र जैसी हैं, जहां की संस्कृति, बोली, भाषा, पहनावा, ये सारी हमारी पहाड़ की एक जैसी हैं। और इसलिए यहां आते आते मैं देख रहा था, यहां पहुंच के जब इस तरफ आ रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हिमाचल प्रदेश का बहुत सुंदर इलाका, जो घाटियां आपकी यहां, जैसे मैं अपने क्षेत्र में देखता हूं, उसी तरह के आप लोगों के इस क्षेत्र में जो है एक नहीं अनेक ऐसे सुंदर स्थान हैं जहां आने वाले समय में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है। उन सारी चीजों को लेकर के भी हम बात करेंगे आने वाले समय में। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपके इस क्षेत्र के लिए काम की ज्यादा जरूरत थी, विकास की ज्यादा जरूरत है। इस बात को हमने अनुभव किया, महसूस किया। और इसलिए आज भी अगर आपके इस कार्यक्रम में यहां पर हम आए, हमारी दाईं तरफ यहां पर 18 उद्घाटन की शिला पट्टिकाएं लगी हैं और उसके बाद 12 जो है यहां पर शिलान्यास की लगी हैं। 18 उद्घाटन की हैं और 12 शिलान्यास की हैं। कुल मिलाकर के आज इस आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए एक साथ 30 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है, जिसमें 175 करोड़ रुपए जो आपके क्षेत्र के लिए विकास है। क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूं यह यहां की जरूरत थी और इसलिए हमने कभी छोड़ी नहीं। अभी हम गाड़ी में आ रहे थे, हमारे विधायक मोदी जी कह रहे थे कि आप इस विधानसभा क्षेत्र में 5 साल के कार्यकाल में 5 बार आए, और शायद मुझे लगता है कि ये दौर और भी ज्यादा हो सकता था आने जाने का, हमारा मिलने का, अगर बीच में ये कोविड का दौर नहीं आया होता। बहुत सारे इस क्षेत्र के लिए हमने बहुत सारी चीजों को लेकर के आपने आपके इसी क्षेत्र के अंतर्गत कुफरी का इलाका जो कठिन है, भौगोलिक दृष्टि से छोटा है लेकिन कठिन है। कोई सोच नहीं सकता था कि वहां पर एसडीएम का दफ्तर होगा। हमने एसडीएम का दफ्तर वहां, छोटा इलाका, लेकिन वहां से बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा ठीक तरह से होनी चाहिए। आपने कॉलेज मांगा, हमने वहां पर डिग्री कॉलेज भी दिया। और आपका जो हमारा ब्लॉक है उसको बैकवर्ड में शादी। अगर हम यहाँ नेरवा की अगर बात कहते हैं तो आप लोगों ने जहां पर कहा कि यहाँ नगर पंचायत बननी चाहिए, तो नगर पंचायत आपको बना करके दी है ताकि आप बेहतर ढंग से अपने नेरवा का विकास कर सके। और इसके अलावा स्वास्थ्य के अलग अलग संस्थान, शिक्षा के अलग अलग संस्थान, पीडब्ल्यू का सब डिवीजन, बहुत सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक एक चीज में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ईमानदारी मैंने वो किया जो मुझे लगता था इस क्षेत्र के लिए जो जरूरी है, ये करना जरूरी है। इसलिए वो तमाम सारी चीजें जो होनी चाहिए थी, जो किसी वजह से हो नहीं पाई थी पहले, उन एक एक चीज को पूरा किया। और आपके विधायक महोदय भी ऐसे हैं, ये हटते नहीं। क्षेत्र के विकास के लिए ये रह गया, वो रह गया, ऐसा रह गया, वैसा रह गया। आज भी सूची पढ़ रहे थे, मैंने कहा भाई आज तो मेरी बारी है मांगने की, आज आप मत मांगिए, आज मुझे मांगना है आप सबसे। क्योंकि 5 वर्ष का ये कार्यकाल हमारा काम करते करते बीता है।
और मैं इस बात को भी मैं जरूर कहना चाहूंगा, कहने के लिए हम 5 कह रहे हैं, लेकिन वर्ष सही मायने में काम करने के लिए सिर्फ 3 ही मिले। 2 वर्ष तो आपको मालूम है कि कोविड के दौर में गुजरे, जब हमारे सामने इस तरह की परिस्थिति थी कि जिंदगी का क्या होगा, आदमी का क्या होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कितने बचेंगे कितने नहीं बचेंगे, ये प्रश्न खड़ा हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि मुझसे पहले जो 5 मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे, उनका सौभाग्य रहा, उनको एक सामान्य परिस्थिति में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे सामान्य परिस्थिति में काम करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी हमारे सामने मुश्किल थी, लेकिन आज मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि आज हजारों की संख्या में यहां पर आप सब लोग बैठे हैं, और आप सब लोग बैठे हैं तो आश्वस्त और सुरक्षा की दृष्टि से उस कोविड से बाहर निकल करके आप आश्वस्त होकर के बैठे हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। कठिन काम है। अगर यहां आज बैठे हैं तो इसलिए बैठे हैं कि अब कोविड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कोविड की वैक्सीन की डोज पहली भी लग गई और दूसरी भी लग गई। और स्वाभाविक रूप से ये श्रेय जाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। जब ये संकट आया तो जान कैसे बचाई जा सकती है, डॉक्टर कहने लगे कि मुश्किल है, दवाई इसकी कोई नहीं है, एकमात्र रास्ता है अगर वैक्सीन बनकर के तैयार होगी तो आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए वो मददगार होगी। तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वैक्सीन बनाइए, तुरंत बनाइए। उन्होंने कहा कि वक्त लगता है, बहुत लंबा वक्त लग सकता है। उन्होंने कहा रात दिन एक करिए, जितना कर सकते, जो मदद आपको सरकार से चाहिए वो मदद देंगे। और देश के साइंटिस्ट ने बहुत बेहतरीन काम किया, वैक्सीन बना करके तैयार की, एक नहीं 2-2 वैक्सीन बना करके तैयार की। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने कहा कि हमारे साइंटिस्ट ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है और वैक्सीन बन करके तैयार है। पूरे देश से मेरी अपील है कि अब हम वैक्सीन का इस अभियान को शुरू कर रहे हैं, आप सब इसमें सहयोग करें। लेकिन कई बार विचित्र परिस्थिति हम देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी ने इस तरह का आह्वान किया, उस वक्त भी कुछ लोग राजनीति करते रहे। आदमी का जीवन संकट में पड़ा, जीवन को बचाने का एकमात्र उपाय वैक्सीन। लेकिन हमारे विपक्ष के लोग कहते रहे कि हम नहीं लगाएंगे, वैक्सीन मत लगाइए, ये इसकी टेस्टिंग अभी हुई नहीं है। कहने लगे कि ये तो मोदी वैक्सीन है, ये तो भाजपा की वैक्सीन है, और कहने लगे कि इससे साइड इफेक्ट हो जाएंगे, किडनी फेल हो सकती है, ब्रेन पर इसका असर हो सकता है, हार्ट पर इसका असर हो सकता है, आने वाली जनरेशन पर इसका असर हो सकता है। कई तरह की बातें कहने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात को देख करके हम हैरान हैं, देश ने ना उनकी बात को सुना, ना उनकी बात को माना, और सुनी बात सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की और मानी बात सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की, और निकल पड़े घर से वैक्सीन सेंटर में खड़े होकर के कतार में वैक्सीन लगा करके घर पहुंचे। तो हमारे कांग्रेस के मित्र भी परेशान थे, यहां पर भी बैठे होंगे बीच में थोड़े बहुत होंगे, उन्होंने कहा कि मत लगा, इसका साइड इफेक्ट होगा, कई तरह की बातें थी। और बाद में वही कांग्रेस के मित्र विपक्ष के हमारे साथी जाकर के वैक्सीन सेंटर पहुंचे और वैक्सीन सेंटर में मास्क पहन करके गए और नर्स को कहने लगे, सिस्टर अभी तो लगा दी आपने, अगली डोज कब लगेगी। आप कल्पना करिए, क्या आदमी का जब जीवन संकट है तो राजनीति कम से कम थोड़ी देर के लिए छोड़नी चाहिए। लेकिन मैं आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं कि पूरे हिमाचल में उसका सहयोग दिया।
हम वैक्सीन की पहली डोज में भी पूरे देश भर में पहले नंबर पर रहे और दूसरी डोज में भी पूरे देश भर में पहले नंबर पर रहे। आप सब भाई बहनों ने बहुत बेहतरीन काम किया, बहुत बड़ा सहयोग। हम भूल नहीं सकते डॉक्टर्स का योगदान, नर्सों का योगदान, आशा वर्कर का योगदान, आंगनबाड़ी वर्कर का योगदान, जिन्होंने अपने जीवन को संकट में डाल करके उस वक्त उस संकट की घड़ी में मदद की। हिमाचल के 2.5 लाख लोग दूसरे प्रदेश में फंसे हुए, सब घर आना चाह रहे थे। इस संकट में आना जाना मुश्किल था, क्योंकि आने जाने के लिए व्यवस्था की लॉकडाउन लगा दोस्तों। हिमाचल के बच्चे हमारे पढ़ने के लिए राजस्थान के कोटा में थे। बच्चों ने वीडियो बना करके भेजा, 1 महीने से हम कमरे के अंदर हैं, जहां खाना खाते थे वो रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे सब बंद है। हम सूखे ब्रेड खा रहे हैं, फल केला मिल गया, केले से सारा दिन निकाल रहे। हमने कहा ये मानवीय दृष्टिकोण हमको सोचना पड़ेगा। भले ही लॉकडाउन है, मैंने गृह मंत्री जी से बात की, मैंने कहा हमारे बच्चे वहां पर फंसे हुए, मैं उन बच्चों को घर लाना चाहता हूं। बच्चों के पेरेंट्स कहने लगे, बच्चे रोने लगे, और हमने 60 बसें यहां से रवाना की। राजस्थान के कोटा में बसें खड़ी की और बच्चों को बस में डाल करके घर तक छोड़ा। कई लोग कहते कि कुछ नहीं किया जा रहा, मैं इसका श्रेय लेने के लिए, लेकिन मानवता के नाते कम से कम इतना मत। एक मानवीय दृष्टिकोण जो हमारे में जीवित रहना चाहिए। राजनीति अपनी अपनी है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण को सदैव जीवित रखना चाहिए। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए पूना गए थे, बेंगलोर गए थे, स्पेशल ट्रेन के माध्यम से मुंबई गए थे, दिल्ली गए थे। ट्रेन के माध्यम से उनको घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया। कालका पहुंचाए, ऊना पहुंचाए, आगे फिर बसों से घर तक। और हैरान तो तब हुआ जब मालूम पड़ा कि हमारे हिमाचल से लगभग 5,000 नौजवान गोवा में होटल में गए हैं, रेस्टोरेंट में काम करने के लिए गए, और उन बच्चों ने वहां से हमको वीडियो भेजे। हमारी हालत हो जाए, होटल बंद पड़े हैं, रेस्टोरेंट बंद पड़े हैं, और होटल और रेस्टोरेंट के मालिकों ने कहा कि आप चले जाइए, मेहरबानी करके हम कुछ नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं हो सकती। मैंने गोवा के मुख्यमंत्री से बात, उनके लिए जो इंतजाम जो कर सकते थे अलग अलग जगह वो भी किया, लेकिन आखिरकार 5,000 बच्चों को घर पहुंचाना कठिन काम था। स्पेशल ट्रेनें गोवा से लगाई हमने, गोवा से ऊना, गोवा से कालका, दोनों जगह उन बच्चों को ट्रेन में पहुंचा करके अपने घर पहुंचाया। ये हमारे जिम्मेदारी में बन के हमने किया। लेकिन कुछ लोग इस तरह की बातें कहेंगे। मुझे लगता है कि वक्त अच्छा बुरा आता है, वक्त गुजर जाता है, अच्छा भी गुजर जाता है, बुरा भी वक्त गुजर जाता है, लेकिन वक्त आपको सिखा करके क्या जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो हिमाचल प्रदेश के विकास की बातें बहुत लंबे लंबे लहजे में कहते हैं। कितने वेंटिलेटर थे हिमाचल प्रदेश में, जो सत्ता 50 साल तक रही थी, लोगों के पास 30 वेंटिलेटर थे जो काम करते थे, 20 वेंटिलेटर और थे जो काम नहीं करते थे। 50 साल में 50 वेंटिलेटर, उसमें 20 काम नहीं करते थे, 30 काम करते थे। और आज मेरे हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर की संख्या जो है वो 1100 है। 1100 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में आज। कितने ऑक्सीजन के प्लांट थे उनसे पूछना चाहिए जो लंबे समय तक सत्ता में रहे, बार-बार सत्ता में रहे। 2 ऑक्सीजन प्लांट थे, एक शिमला में आईजीएमसी में, एक टांडा मेडिकल कॉलेज। और आज मेरे हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन के प्लांट जो है 50 हो गए, 50 हो गए हिमाचल प्रदेश। आने वाले समय के लिए हमने तय कर दिया। कोई सोच नहीं सकता कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आदमी जिंदा कैसे रहेगा। ऐसी स्थिति हमारे सामने आएगी, ऑक्सीजन के लिए लोग लड़ पड़ेंगे। ये दौर हमने अपनी आंखों के सामने है।
लेकिन ऐसे दौर से होकर के हम आगे निकले हैं और आज हम हिमाचल प्रदेश में अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने की स्थिति में हैं। और मैं जरूर कहना चाहता हूं, इन 5 वर्षों में हमने कोशिश की कि हम गरीब के लिए ज्यादा काम कर सकें। कुछ लोग आपके यहां आते होंगे, वो लंबा लंबा भाषण देते हैं, बहुत लंबी बातें कहते हैं, मेरे पास उस तरह की बात कहने का कोई ना मेरी मंशा है ना मैं कहना चाहता। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है, अपना अपना दौर होता, अपने अपने हिसाब से सोचता है, आदमी काम करता है, इसमें मुझे कोई प्रेम नहीं। लेकिन मैं इतना दूर कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने से पहले हिमाचल प्रदेश में बुजुर्गों को जो पेंशन दी जाती थी वो दी जाती थी जब 80 साल की उम्र हो जाती थी, उसके बाद वो पेंशन निकालती, आय सीमा में छूट के बाद। जिनकी आय कम होती थी उनको लगती थी, लेकिन वो बहुत कम लगती थी। कितनी लगती थी? 700 रुपए देते, 500 रुपए देते, यही होता था। लेकिन आज अगर हमारे सामने इस बात को ले, वो ये मित्र हमारे कहते हैं कि हम भी पेंशन देते थे, लेकिन कितने लोग को पेंशन देते थे? तुम हिमाचल प्रदेश में 4 लाख लोगों को पेंशन देते थे और आज हम जो है 7.5 लाख लोगों को पेंशन देते। तुम हिमाचल प्रदेश में जब सत्ता में तो 400 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च करते थे, हम आज 1300 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में पेंशन पर खर्च कर रहे हैं। कहने लगे उससे क्या होता, क्या फर्क पड़ता है? हमें कहा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस बुजुर्ग को पूछिए जो 1800 की उस पेंशन का 1 महीना तक इंतजार करता है कि पेंशन खाते में आएगी, 1800 रुपए मेरे खाते में आएगा, तो ये 2 चीजें जो अपने ये अब की बात इस महीने ये 2 चीजें मैं अपने काम की, उससे पूछिएगा। हिमाचल में हमारे गरीब लोगों के इलाज का कोई प्रावधान। गरीब आदमी अगर बीमार होकर के हॉस्पिटल पहुंचता है, डॉक्टर कहता है कि लंबी बीमारी है, लंबा समय लगेगा, और ऐसी परिस्थिति में जब परिवार वालों के पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं होते तो सूरत में उस मरीज की क्या स्थिति होती थी? मानसिक रूप से परेशानी ये कि परिवार मेरा संकट में है क्योंकि पैसे नहीं है, उधार लेकर के मेरा इलाज है, और बीमारी ऊपर से और पीड़ा देती, दर्द एक सहे कि दूसरा सहे। जब हमारी सरकार बने हमने कहा कि हमारी सरकार में हमको गरीब आदमी का इलाज करना है, अधिकारी कहने लगे कठिन है साहब, बहुत पैसा लगेगा। हमने कहा जितना पैसा लगे, आदमी की जिंदगी से कीमती कोई चीज नहीं है, जितना मर्जी पैसा लगे, लेकिन गरीब आदमी के इलाज के लिए प्रावधान करेंगे, कोई स्कीम बनाएंगे। तो हमने हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर की शुरुआत की। आज गरीब आदमी का इलाज 5 लाख रुपए तक की गारंटी हमको। जो लंबे समय तक सत्ता में रहे, क्यों नहीं आया उनको गरीब का ख्याल? क्या उनके सामने ये चित्रण नहीं आया जिनमें दिमाग में कि जब बीमार आदमी होता है, पैसे खर्च करने के लिए उसके पास नहीं होते हैं। जब उसको मरीज जो है उसके परिवार वाले हॉस्पिटल से बिना इलाज किए, आधा अधूरा इलाज किए घर ले जाते हैं और चीख पुकार के बीच में उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, क्या वजह रही होगी वो उनकी बात है, लेकिन हमने इस बात को देखा है, इसलिए हमने कहा कि जितना मर्जी हम हिमाचल प्रदेश में 3,20,000 से गरीब आदमी का इलाज हिमाचल प्रदेश में हमने किया हिमकेयर के माध्यम से, जिनको हमने स्वस्थ करके घर भेजा बिना पैसे के इलाज। हमने और आगे बढ़कर ये भी सोचा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेबस हैं, बिस्तर पर हैं, अपना काम भी कर नहीं सकते, अपना हाथ पांव भी चलाने की स्थिति में नहीं है, बीमारी ऐसी लग गई, उसका क्या होगा?
हमने कहा ऐसे लोगों के लिए अलग से मदद करनी चाहिए। और हमने तय किया हिमाचल प्रदेश में जितने भी इस तरह के मरीज हैं जो जिंदा हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, अपना काम भी खुद नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अलग से सोचना चाहिए। तो हमने मुख्यमंत्री सहारा योजना की शुरुआत की और उस सहारा योजना के अंतर्गत हमने सोचा था 5,000 होंगे, 4,000 होंगे, इतने तो लोग हिमाचल प्रदेश में ऐसे होंगे जो बिस्तर पर पड़े हैं, जो कैंसर की स्टेज 4 पे है, किडनी की जो है वो जो किडनी फेल होने के कारण लास्ट स्टेज पर है, ऐसे ब्रेन हेमरेज की वजह से जो है वो कोमा में है, ऐसे लोग होंगे, किसी एक्सीडेंट के कारण स्पाइनल कॉर्ड टूट गई, टांगे टूट गई, चल नहीं सकते हैं, बिस्तर पर है। हमने सोचा कि 4-5 हजार होंगे। तो अभी मालूम पड़ा कि हिमाचल प्रदेश में 20,000 लोग ऐसे हैं जो बिस्तर पर हैं, जिंदा है, अपना काम भी खुद नहीं कर सकते हैं, पानी का गिलास पिलाने के लिए भी दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। हमने ऐसे लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश में योजना शुरू की, सहारा योजना। हम 3,000 रुपए ऐसे गरीब लोगों के, ऐसे मरीज जो जितने पड़े हैं, 20,000 लोगों के खाते में हर महीने डाल रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। सत्ता आती रहे जाती रहे, इसकी परवाह नहीं, लेकिन हमारा काम सेवा करना और उस सेवा के भाव के साथ हमने हिमाचल प्रदेश में काम किया। मैं ये कहना चाहता हूं ये काम और भी कर सकते थे जो लंबे समय तक थे। ये काम वो लोग भी कर सकते थे जिनके दौर में कोविड का दौर नहीं था, लेकिन ख्याल नहीं आया। आज मैं यहां पर आपके बीच में यहां बड़ी संख्या में माताओं बहनों को देख रहा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। गैस का सिलेंडर गरीब आदमी के घर में भी पहुंचे, इसके लिए प्रयत्न किया। 1,37,000 गैस के कनेक्शन हमने हिमाचल प्रदेश में बांटे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। एक जगह में कार्यक्रम में गया था, एक जगह महिलाओं ने लिख करके हमको एप्लीकेशन दी। 2 महिलाओं ने कहा कि हमको भी गैस चाहिए। हमने कहा भी गैस तो मिल रही है। मैंने अधिकारियों को कहा इनको भी गैस दीजिए। जब पड़ताल की, जांच की, तो मालूम पड़ा कि ये उज्ज्वला योजना के क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आ पा रही है, इसलिए इनको गैस नहीं मिल सकती। हमने कहा ऐसे तो बहुत लोग होंगे हिमाचल प्रदेश में। उन्होंने कहा होंगे तो सर बहुत होते, लेकिन ये मुश्किल काम है, ये बहुत पैसा खर्च होता है। हमने अधिकारियों को कहा कि बैठो, कितने लोग हिमाचल प्रदेश में जिनके पास गैस का कनेक्शन है, गरीब से गरीब, एक कमरा किसी के पास है, उसके घर में भी, उसके घर में भी गैस पहुंचनी चाहिए। इस बात के लिए हमने आदेश किए और मुझे इस बात की खुशी है पूरे देश भर में हिमाचल पहला राज्य है जहां हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया। 3,35,000 गैस के चूल्हे घर घर में पहुंचाए। और अभी हमने योजना तय किया, हमें मालूम था सिलेंडर में महंगाई ज्यादा हुई, इसलिए हमने तय किया कि भाई 2 सिलेंडर और देंगे, रिफिल करेंगे, मदद करेंगे। और यहां और बैठी हमारी माता बहनें बैठी हैं। आप लोगों के बीच में मैं ये भी कहना चाहता हूं, आजकल महिलाएं सिर्फ घर का हिस्सा नहीं है, वो घर से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, अपनी दुकान चलाती है, अपना कारोबार करती है, नौकरी करती हैं, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन बहुत सारा पैसा आने जाने में, किराए में निकल जाता है। हमने कहा महिलाओं की संख्या हिमाचल प्रदेश में आबादी का आधा हिस्सा है, इसलिए हमको सोचना चाहिए। तय किया हमने कि अगर आधा हिस्सा आबादी का महिलाओं का है तो किराया भी आधा दें, आधा किराया। इसमें भाई पुरुष भी डाली जा सकते हैं। पुरुष वाले मुझे साथी ने मेरे को मैसेज किया कि पोल्ट्री को सब महिलाओं से ले लेना बोलते। हमने क्या बिगाड़ा दूसरा आपका? हमने कहा बिगाड़ा तो कुछ नहीं भाई। फिर मैंने उनको समझाया भाई इतना नाराज मत होइए, इतना गुस्सा मत होइए। ये महिलाएं आती हैं, जाती हैं, काम के लिए जाती हैं और आने जाने का किराया उनका लगता है। अगर किराया उनका आधा माफ कर दिया तो बदुआ तो आपका ही खुलता है ज्यादातर, तो इसलिए फायदा आपका भी उनका। हाँ वो तो हुआ। तो मैंने कहा तो आप भी लाभार्थी हैं, आधा खर्च जो है आपका कम हुआ है। मैंने कहा इसका मतलब ये नहीं कि अब सारे काम के लिए महिलाओं के लिए भेजते रहे कि आधा किराया लगेगा। कहीं काम के लिए जाना है तो कहीं कठिन काम है, मुश्किल काम है,
तो उसके लिए खुद जाना है। इस भाव के साथ हमने काम किया, हमने आगे बढ़कर के और बात की। पानी के पीने की बात आती है और हमारे यहां पर संस्कृति में यह माना जाता है कि पानी पिलाना बहुत पुण्य का कार्य होता है। जब अधिकारियों से पूछा, मैंने कहा ये गांव में हमारे नलके लगे हैं, नलकों में से पानी का बिल कितना आता है हमारा पूरे प्रदेश का, कितना कर आता है साल का? तो कहा कि 31 करोड़ के लगभग आता है, कुल 31 करोड़ आता है। हमने कहा भाई इतना कम क्यों आता है? हमने कहा कि कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। हमने कहा ये ठीक नहीं है, ये लेते देते या कुछ देते हैं कुछ नहीं देते, ये नहीं चलेगा। या तो सबसे करिए, तो इसलिए सुनिश्चित करिए हिमाचल प्रदेश में सबसे लेना है तो सबसे लीजिए, नहीं तो किसी से मत लीजिए। और इसलिए हमने एक चीज को तय कर दिया हिमाचल प्रदेश में कि गांव में जितने भी हमारे नल लगे हैं हम उसमें किराया नहीं लेंगे, माफ करें, क्योंकि पानी पिलाना पुण्य का कार्य है। इस पुण्य के कार्य में सरकार आपके साथ। आगे बिजली की बात आती है। बिजली एक ऐसा विषय है कि जो हर घर में चाहिए, हर घर में लट्टू लगा हुआ है, जलता है। हमने कहा गरीब आदमी के लिए मदद करने क्या कर सकते हैं, और हिमाचल प्रदेश में बिजली पैदा करते हैं, दूसरे प्रदेशों को बिजली भेजते हैं। और तय हुआ हमारा कि हमने बिजली देनी है, गरीब लोगों के लिए देनी है, और मध्यम वर्ग के लिए लोगों को भी अगर कर्ज करना है उसमें जो है 125 यूनिट तक उनको फ्री करना पड़ेगा। और हमने घोषणा की हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार 125 यूनिट बिजली हमने जीरो बिल के साथ दी। उसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता। आप सबको जुलाई महीने का बिल आया होगा, और जुलाई महीने का बिल आया होगा आपको, लेकिन कितना बिल आया? जीरो बिल। और हमारे कांग्रेस के भी तो कहने लगते हैं कि हम आएंगे तो हम महिलाओं को कितना 1500 रुपए महीने का देंगे। आएंगे तो, जब आने नहीं देंगे तो क्या करें? हम आएंगे तो 300 यूनिट बिजली के देंगे। और इसकी घोषणा करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय शिमला पहुंचे। हम उनसे ही पूछने लगे, क्या आपके प्रदेश में आप महिलाओं को 1500 रुपए दे रहे हैं? क्या आप 300 यूनिट बिजली के दे रहे हैं? नहीं दे रहे। जब अपने वहां नहीं दे रहे हैं तो हमारे हिमाचल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। इसलिए भाई और बहनों में आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। दौर आएंगे, बहुत सारी बातों को लेकर के बातें कही जाएंगी। मैं उन सारी बातों को यही छोड़ देता हूं, लेकिन मैं आप सबके बीच में एक चीज को लेकर के जरूर कहना चाहता हूं। हिमाचल में आजकल हमने एक बात कही है कि हम रिवाज बदले, और रिवाज बदलने की बात हमने इसलिए कही कि रिवाज पूरे देश से बदल गया भाई। हम तो नई बात थोड़ी कर रहे, नई बात थोड़ी कह रहे। आपके पड़ोस का यहां का उत्तराखंड, रिवाज तो ये था कि 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी, लेकिन अब की बार रिवाज बदला। भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार फिर बन गई। उत्तर प्रदेश में पिछले 37 वर्षों से हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी, लेकिन अब की बार योगी जी थे, योगी जी फिर आ गए। हरियाणा में हमारी सरकार बनती ही नहीं थी। 2014 में सरकार बनी, 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, 2019 से फिर मनोहर लाल जी फिर मुख्यमंत्री हैं। रिवाज बदला। गोवा में सरकार चल रही है भाजपा की, फिर से चल रही है। मणिपुर में फिर से चल रही है। गुजरात में पिछले 30 वर्षों से चल रही है। क्या पूरे देश में रिवाज बदल गया तो हिमाचल में क्यों नहीं बदलना चाहिए? और हिमाचल की जरूरत है आज की तारीख में नरेंद्र भाई लोग, हिमाचल की आपकी जरूरत है। हिमाचल के लिए, विकास के लिए अगर हमको तेज गति से आगे बढ़ना है तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मजबूत करना है। और वो मजबूत तब होगी जब हम सब लोग यहां से, हिमाचल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से जाए। हम उसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहेंगे, आप सबका सहयोग चाहेंगे। ये मैं आप सबके बीच में, हम आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से मैं आपके बीच में आकर के यहाँ निवेदन करने के लिए आया हूँ। और मुझे पूरा भरोसा कि निश्चित रूप से हम उसमें सफल भी होंगे और उसमें सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे काम आपके क्षेत्र में हुए हैं विकास के लिए,
और बहुत सारे काम जो है आपके इस क्षेत्र के लिए अगर कमी रह गई तो आने वाले समय में करेंगे। यहां इन्हें बलबीर वर्मा जी ने यहां पर लंबी सूची दी है। मैं उसमें एक चीज जरूर कहना चाह रहा हूं कि आजकल हम बहुत कम घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि घोषणा को लेकर के लोग जो है वो बहुत ज्यादा उसको अच्छा नहीं मानते, कहते हैं कि चुनाव आगे तो कर। मैं इस सूची को साथ लेके जा रहा हूं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के डिवीजन की बात है, चाहे वो यहां पर ब्लॉक की बात कही, सारी की रिपोर्ट लूंगा, सारी चीजों, चाहे वो स्कूल खोलने की बात कह रहे हैं, ITI खोलने की, BSc खोलने की बात कह रहे हैं, चाहे वो पुलिस चौकी बनाने की बात कह रहे हैं, इन तमाम सारी बातों को लेकर के जितनी भी इन्होंने 17 स्कीमें यहां पर बताई हैं, हम और वर्मा जी और इनके साथी बैठेंगे और बैठ करके इसमें जो किया जा सकता है वो एक एक चीज को एग्जामिन करने के बाद, रिपोर्ट के बाद तुरंत हमने कहा, डिप्टी कमिश्नर को भी कह दिया है, PWD डिपार्टमेंट को भी कह दिया, बाकी अधिकारियों को भी मैं यही कह रहा हूं, और बाकी जगह भी हम जहां भी जा रहे हैं इसी बात को हम कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट इन सारी चीजों को लेकर के आपको देनी है, विदिन 2-3 डेज, 3 दिन के अंदर हमको रिपोर्ट दी जाए। जहां जो चीज नॉर्म्स के मुताबिक होगी उसको हम वादे के साथ कह रहे हैं, उसको पूरा करेंगे, निश्चित रूप से पूरा करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। लेकिन आज मुझे आप सबके बीच में ये निवेदन करना है, आपकी बात तो हमने सारी सुनी जो आपने कही, आपने भी हमारी बात सुनी, लेकिन काम की बात में ये जरूर कहना चाहता हूं, ये चौपाल चाहिए, साफ चाहिए, जैसे पहले था वैसे ही साफ चाहिए, मजबूती के साथ चाहिए, और पूरी ताकत के साथ आप सब लोग उसमें हमको सहयोग देंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और यहां पर अलग अलग स्कीमों के लिए जो भी कहा, तो IPH की बात कही, जहां हम ऊपर हेलीपैड पे उतरे, आज नया हेलीपैड में भी आपके यहाँ पर शुरुआत हो गई, हेलीपैड की मांग की, यहाँ पर वो बन करके तैयार हो गया। वहां पर पानी की स्कीम का जिक्र किया गया है कि वहां पर इरिगेशन की स्कीम का जिक्र किया था, जो उसके लिए आज फाउंडेशन स्टोन हुआ, पीने के पानी का, वाटर सप्लाई की स्कीम का, पीने की स्कीम का एक फाउंडेशन स्टोन हुआ है। बाकी मैंने कहा कि ये सूची हम अपने साथ ले जा रहे हैं, और बहुत जल्दी इसमें से बहुत सारी चीजें आपके बीच में हम करेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां से आप सबको क्या करना है, हिमाचल प्रदेश में जो रिवाज बदलने की बात करनी है, यहां से शुरुआत करनी है, तो आप शुरुआत करेंगे, बोलो ना, तो नहीं करेंगे। हाँ, तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको वादा